नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपीपीसीएस 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे थे विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज हम लोगों ने ध्येय IAS टेस्ट पेपर सॉल्व किया। दोपहर में हम लोगों ने दृष्टि IAS सॉल्व पेपर सॉल्व किया संस्थान का। अब हम लोग GS वर्ल्ड का सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं GS वर्ल्ड के पेपर में क्या है यूपीपीसीएस 2023 वाले में। देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। तो देखते हैं पहला पेपर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 55% या ऑप्शन डी 58%। तो रोजगार सृजन का प्रतिशत है बच्चों कितना, 58%। प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है बच्चों, प्राइमरी सेक्टर आपका विशेषकर सीधा नेचर से रिलेटेड सेक्टर होता है, यानी सीधे नेचर या प्रकृति से जुड़े हुआ काम हम लोग करते हैं, से जुड़ा हुआ जुड़ी आर्थिक गतिविधि। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अंतर्गत आपका कृषि, पशुपालन, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। ऑप्शन ए ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को, ऑप्शन बी निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को, ऑप्शन सी आंतरिक अंतरम और बाह्य अंतरम को, या ऑप्शन डी बाह्य अंतरतम और मेंटल के बीच। तो बच्चों ये जो ऊपरी क्रस्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता है, तो ये ऊपरी अंतरतम यानी बाह्य कोर और निचले मेंटल के बीच अंतर करती है, और यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है। ऑप्शन ए 1.3, ऑप्शन बी 1.1, ऑप्शन सी 3.3 या ऑप्शन डी 5.5। तो पृथ्वी का औसत घनत्व बच्चों होता है 5.5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सैन एंड्रियास भ्रंश निम्न में से किसका द्योतक है। ऑप्शन ए बेनियाफ क्षेत्र का, ऑप्शन बी प्लेट का स्वनात्मक किनारा, सी प्लेट का विध्वंसात्मक किनारा, डी प्लेट का संरक्षी किनारा। तो बच्चों सैन एंड्रियास भ्रंश किसका द्योतक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बच्चों होगा आपका प्लेट का संरक्षी किनारा। किसका होगा बच्चों, प्लेट का संरक्षी किनारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, कथन ए भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है, कारण हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम की मेखलाएं हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है, ए में ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम जरा भारत के भूकंप जोनों के बारे में बात कर लें तो भारत कितने भूकंप जोनों में बटा है। तो बच्चों भारत जो भूकंप जोनों में बटा है वो 5 भूकंप जोनों में बटा है। कितने बच्चों, 5, यानी फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कितने जोनों में बट गया बच्चों? 5 जोनों में बट गया है भारत। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत जो इन 5 जोनों में बटा है, तो भारत का कौन सा जोन इसमें क्या उच्च गहनता भूकंपीय मेखला क्षेत्र में स्थित है? तो भारत का यदि हिमालय की हम बात करें तो वास्तव में वो उच्च गहनता वाले क्षेत्र में ही स्थित है और हिमालय का यह क्षेत्र अनुदैर्ध्य उपक्रम से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण अगर हम आर को ए का कहेंगे तो वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 6, स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। ए हिमानी भूदृश्य की, बी नदीय भूदृश्य की, सी वायोड़ भूदृश्य की, या डी क्रस्ट भूदृश्य की। तो स्टेलेक्टाइट के बारे में बात करें तो ये कास्ट भूदृश्य की एक स्थलाकृति है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए हीलियम, जीनोन, CO2 एवं आर्गन। ऑप्शन बी जीनोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एवं आर्गन। सी हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जीनोन और आर्गन। सी डी जीनोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और आर्गन। तो यहाँ पे अगर हम बढ़ता हुआ क्रम बताएं तो बच्चों अगर हम इसके आंसर की बात करें तो भारत में तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है आपकी नाइट्रोजन, उसके बाद आती है ऑक्सीजन, उसके बाद आती है आर्गन, उसके बाद आती है CO2, उसके बाद आती है ठीक है, उसके बाद बात कर लें हीलियम की, ठीक, उसके बाद बात कर लें हम लोग नियॉन की, उसके बाद बात कर लें हम लोग किसकी? जीनोन की या Ze। तो अगर हम इनके मात्रा देखें तो जीनोन है 0.0001, नियॉन है 0.0015, हीलियम है 0.0005, ठीक है, कितना है? 0.005। आर्गन की अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो है 0.03, ठीक है। आर्गन की अगर हम बात करेंगे तो वो है कितना? 0.005। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93, नाइट्रोजन की बात करें तो 78.7। तो जब हम ये देखेंगे तो इसके हिसाब से अगर आंसर देखेंगे तो बच्चों इसके हिसाब से आपका जीनोन एवं आर्गन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जीनोन एवं आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था। ए जेमन हटन द्वारा, बी रोलैंड द्वारा, सी जोसेफ फोरियर द्वारा, या डी मोलिना द्वारा। तो बच्चों ग्रीन हाउस का प्रभाव दिया गया था, अगर हम इसकी बात करें तो ये जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों? जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए परिवर्तन मंडल, ऑप्शन बी द्विमंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन सी डी ताप मंडल, या बी में देखें परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और समताप मंडल। सी परिवर्तन मंडल, समताप मंडल,
मध्यमंडल या तापमंडल, या डी परिवर्तन मंडल, तापमंडल और मध्यमंडल। इसमें बच्चों पूछा गया है वायुमंडल की विभिन्न परतों का क्रम के बारे में। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के क्रम के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जिसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, जहाँ पे आपके हवाई जहाज वगैरह सीमा में उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मध्य मंडल, जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट आता है तापमंडल, यानी जहाँ पर टेम्परेचर सर्वाधिक रहता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो हम अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण बहुप्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विकिरण ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विकिरण ऊर्जा जैव ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विकिरण ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा, तो प्रकाश संश्लेषण बहुप्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेक्स्ट 11 क्या कह रहा है, डोल ड्रम दाब पट्टी में पाया जाता है। ए विषुवतीय निम्न दाब, बी उपोष्ण उच्च दाब, सी उपध्रुवीय निम्न दाब, या डी ध्रुवीय उच्च दाब। तो डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है, यदि हम इसके बारे में देखें तो वो पाया जाता है विषुवतीय निम्न दाब में। कहाँ पर, विषुवतीय निम्न दाब में। तो अगर हम एक बात करें तो विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री, यानी नॉर्थ पोल में गोलार्ध में 5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री डोल ड्रम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए महाद्वीप मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, सही बात है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है, ये भी सही है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों का एक भाग है, ये भी सही है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये बात गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विस्तृत महाद्वीपीय अटलांटिक महासागर में नहीं बल्कि आर्कटिक सागर में है। कहाँ पे है बच्चों, आर्कटिक महासागर में, यानी नहीं कहा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 13 पर। देखते हैं सूची 1 नदी का नाम है और सूची 2 मुहाने और जलाशय के नाम हैं। तो देखते हैं कौन से नदी के नाम मुहासे और जलाशय के नाम पर हैं। तो ज़रा देखें हम लोग एरिनिको के बारे में बात करें तो एरिनिको जो है वो अटलांटिक महासागर में जुड़ी है। कहाँ पर जुड़ी है एरिनिको, अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में जुड़ी है। नाइजर के बारे में बात करें तो नाइजर आपकी गिनी की खाड़ी में गिरती है। बोल्गा की बात करें तो बोल्गा कैस्पियन सागर में है। आमूर की बात करें तो वो आपके प्रशांत महासागर में है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3, 1, 4, 2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और ज़रा समझते हैं 14 क्या कह रहा है और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए कथन ए ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जननांकीय विकास के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण गांवों से स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। ज़रा ऑप्शन में देखते हैं क्या है ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बी में देखें ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए से गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। किस पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पर, और देखते हैं 15 क्या कह रहा है और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसे ज़रा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक तरफ सेल समूह हैं, दूसरी तरफ सेल तंत्र हैं। जरा देखते हैं कौन सा सेल समूह किस सेल तंत्र के युग में बना था। अगर हम यहाँ पे बात करें आर्कियन, तो आर्कियन युग में धारवाड़ बना था। ठीक है बच्चों, कौन बना था? आर्कियन में धारवाड़। अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण आपका विंध्यन समय में बता था। द्रविड़ियन की बात करें तो बच्चों द्रविड़ियन ओडोविसियन टाइम पे बना था। आर्यन की बात करें तो वो गोंडवाना के टाइम पे बनी थी। ऑप्शन अगर मिलाएं तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन देखते हैं। ए में बोला है 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी में 1 2 3 4, सी में 4 3 2 1 और डी में 2 1 4 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत की जनजातियों के वितरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूरब से पश्चिम की ओर सही है? इसके बारे में बताना है बच्चों, जनजातियों के बारे में। तो क्रम जरा देखें, पूरब से पश्चिम की ओर जाना है तो पूरब यानी आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है। तो सबसे नॉर्थ ईस्ट में स्थित क्षेत्र अगर हम बात करें तो नागालैंड है। तो यहाँ पे भी नागालैंड, यहाँ पे भी नागालैंड। ठीक है, अगर उसके बाद बात करें तो नागालैंड के बाद जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में आपकी संथाल आती है। तो संथाल में कौन सी जाति है? संथाल बच्चों झारखंड में है। तो नागालैंड के बाद पूर्वी जिला वही पड़ता है। गोंड छत्तीसगढ़ में है, भील राजस्थान में है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, पहले में संथाल भील गोंड नागा, सी में बी में नागा संथाल गोंड भील, डी में संथाल गोंड भील नागा, डी में नागा गोंड संथाल भील। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों? बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। पिंजौर मशीन औजार के लिए जाना जा सकता है। भद्रावती लो इस्पात के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ रेलवे उपकरण के लिए जाना जाता है। तो बच्चों टीटागढ़ के बारे में अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है जो कागज़ उद्योग के बारे में जाना जाता है। किसके बारे में बच्चों? कागज़ के बारे में। तो यानी सही नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं 18 में क्या है। कथन ए भारत की प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है। बी कारण भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। तो कौन सा कूट इसका सही उत्तर होगा ये बताना है। तो बच्चों इसमें अगर हम देखें ए सही, आर सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो बच्चों ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार कर रहे हैं। इस समय वॉयसरॉय मोंटेस्क्यू था। कौन था? मोंटेस्क्यू। ठीक है, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय का सृजन किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं इसके बारे में बताना है बच्चों। तो देखते हैं। उपरोक्त में से केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न एक न दो। तो बच्चों इसके लिए केवल एक ही कथन सही है, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखते हैं 20। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए सही उत्तर बताइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता की बात करें 2 स्तरीय पद्धति। MLM सिंघवी समिति स्थानीय सुशासन की पद्धति। GK राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो ऑप्शन होगा 2 1 4 और 3, 2 1 4 3। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा।
ए में है 1 2 3 4, बी में है 4 3 1 2 2 1, डी में है 2 1 4 3 और डी में है 3 4 1 2। तो हमारा आया था 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 और उसे समझते हैं। 21 क्या कह रहा है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ठीक है, यह सिद्धांत जाना जाता है ए सार्वभौमिकता का सिद्धांत, बी समष्टिवाद, सी समाजवाद या डी अंतरक्रियावाद। तो बच्चों, अगर हम इस सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये कहलाता है सार्वभौमिकता। किसका बच्चों? सार्वभौमिकता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ए बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब या डी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यदि उच्चतम न्यायालय के बारे में बात की गई है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को संविधान में उद्देश्य का संविधान का भाग बताया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और उसे समझते हैं। क्या किया गया है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों की गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में राजनीतिक दल हैं और सूची 2 में राजनीतिक दलों के स्थापना वर्ष हैं। तो यहाँ पे यदि हम राजनीतिक दल की बात करें तो सीपीआई जो हुआ था उसकी स्थापना 1920 में हुई थी। सीपीएम जो हुआ था उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आईआईएडीएमके की अगर हम बात करें तो उसकी स्थापना 1972 में हुई थी और तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें कौन सा सही होगा? ए में 2 3 1 4 दिए गए हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और भारत के संविधान के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ए विधायिका के कृत्य पर निर्बंधन करते हैं। ठीक है। 2 कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं या गलत हैं? तो अगर हम बात करें केवल 1 सही है, 2 केवल 2 सही है, डी ना 1 और सी दोनों सही हैं या डी ना 1 ना 2। तो बच्चों दोनों गलत हैं, 1 और डी दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और उसे समझते हैं। आपको क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से गठित करना, मिलाना है। तो यहाँ पे गठन के बारे में बताया गया है। तो संसद का गठन आर्टिकल 79 में हुआ था। राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करें तो 80 में ही है। लोकसभा की संरचना के बारे में बात करें तो 81 में ही है। संसद के सत्रावसान की बात करें तो 85 में ही है, यानी 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ढूंढते हैं कितना होगा। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी है 1 4 3 2 1, सी है 1 2 4 3 और डी है 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर और उसे समझते हैं। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद
312 या डी अनुच्छेद 317। तो सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सिविल सेवकों को 311 के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें किस में क्या है, तो सिविल सेवकों के लिए समय अवधि के बारे में बताया गया है, समयावधि। ठीक है, 312 में संवैधानिक सुरक्षा पदों की संवैधानिक सुरक्षा 312 में अगर हम बात करें अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 317 की बात करें ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है? राज्यपाल के स्वविवेकधीन शक्तियों का निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों से है? तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें और देखें कौन कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति राज्यपाल की स्वैच्छिक शक्ति पर हैं, तो अनुच्छेद 163 1, 139 2, 256 3 या अनुच्छेद 371, तो ये चारों के चारों राज्यपाल के स्वविवेक शक्ति पे अधीन हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और उसे समझते हैं। 28 क्या कह रहा है? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, वह पृथ्वी की ओर गिरेगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, कम गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष यात्री का वो यान अंतरिक्ष यान की गति से ही क्या होगा? गतिवान होगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 पर और समझते हैं 29 को। निम्नलिखित को सुमेलित क्रम में हैं, किसने किसे खोज की थी? अगर उसकी हम बात करें तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी, एक्सरे की खोज W.K. रोन्टजन द्वारा की गई थी, चेचक की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन देखें 2 1 4 3, 2 1 4 3 और यहाँ पे ऑप्शन देखें ए में है 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 30 पर। समझते हैं। प्रकाश तरंगों की वायु में से कांच में जाने पर चार वेरिएबल प्रभावित होते हैं, वे हैं तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, बी वेग और आवृत्ति, सी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति या डी तरंगदैर्घ्य और वेग। तो बच्चों प्रकाश तरंगों की वायु में से कांच में जाने पर जो प्रभावित होगा वो होगा तरंगदैर्घ्य और वेग, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन है, यदि फ्रीजर में बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर तिलन पूरी तरह प्रभावित हो जाती है, कारण बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। ऑप्शन दे देखते हैं। तो बच्चों ऑप्शन ए में क्या बोला गया है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत है। डी ए गलत परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कथन तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। आर तापमान में वृद्धि के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देता है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा?
अगर हम इसकी बारे में बात करें तो देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है, बी ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, डी ए सही परंतु आर गलत, या डी ए गलत परंतु आर सही। तो यस का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ने से श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 33, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए आयाम, बी तरंगदैर्घ्य, सी आवृत्ति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरोत्तर गर्त और सुरंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, या डी एक मिश्रण से पदार्थों के अलग करने में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। पारद धातु क्या है? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो बच्चों ज़रा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। समझते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोहे को एक जनतांत्रिक धातु कहा? ए बी गार्डन चाइल्ड, सी बी व्हीलर, डी कोसाम्बी, या डी राम शरण शर्मा। तो यदि हम लोहे को एक जनतांत्रिक धातु के तौर पर जानते हैं तो ये बात बी गार्डन चाइल्ड द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। प्राचीन भारत में योधेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था? ए कार्लाइल ने, बी कैप्टन काटले ने, सी कर्नल कोल्डवेल ने, या डी एस आल्तेकर ने। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किसने ऐसा किया था तो हमारा ऑप्शन होगा कैप्टन काटले ने। किसने बच्चों? कैप्टन काटले ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। जूनागढ़ अभिलेख उल्लेखित में सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर राज्यपाल के संबंध में कौन सा सही है? एक पुष्यगुप्त वैश्य, दो यवन तुषास्य, या तीन सुविशाख पहल्लव, या फोर पर्णदत्त। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए में केवल 1, 2, 3, बी में 1, 2, 4, सी में 1 और 2, डी में उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही होगा बच्चों? उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। मध्ययुगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्वराजोच्छिता सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला की उपाधि प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 की बात करें, ए में लिखा है समुद्रगुप्त, बी में लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम, सी में लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय, या डी में लिखा है स्कंदगुप्त। तो सर्वराजोच्छेता का आंसर होगा समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखते हैं 40। जीवाणु जन्य रोग से संबंधित रोग में से कौन से सही हैं? एक एड्स, बी डिप्थीरिया, 3 न्यूमोनिया, या 4 कुष्ठ रोग। और ऑप्शन में देखें ऑप्शन की अगर हम बात करें बच्चों तो ऑप्शन में दिया गया है कौन सा कूट सही है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर है, पता करना है कौन सा सही होगा।
तो जीवाणु जन्य रोगों के बारे में बात करें तो डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है और कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होता है। यानी 2, 3, 4 ऑप्शन देखे हैं, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, 3, 4। तो बच्चों जो एड्स होता है वो वायरस से होता है, बाकी सारे किससे होते हैं, वो होते हैं आपके, अरे कौन सा हो गया, 2, 3, 4 यानी ए ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। मेटास्टेसिस कैंसर रोग के किस स्टेज से संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया है। मेटास्टेसिस कैंसर रोग के किस स्टेज के से संबंधित है, ए पहला स्टेज, बी दूसरा स्टेज, सी तीसरा स्टेज या डी चौथा स्टेज। तो मेटास्टेसिस कैंसर रोग के तीसरे स्टेज से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं 42 में क्या कहा गया है। क्या क्वेश्चन है, कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्वेश्चन है, पहला है आपका, यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। बात बिल्कुल सही है, यह एक प्रकार का संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। यह संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी नहीं, यह असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। यानी ए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सही होगा, केवल ए। तो ए में दिया गया है केवल ए, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं 43 में क्या कहा गया है। देखते हैं, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु का घनत्व वृद्धि होती है। बी वायु के घनत्व में कमी आती है। सी वायु के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग वायु के घनत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और देखते हैं 44 में क्या कहा गया है और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है 44 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यांत्रिक तरंगें जिनका संचरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी नंबर 2, इसके द्वारा केवल ऊर्जा का संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। 3, जल की तरंग, ध्वनि की तरंग, स्प्रिंग की तरंग इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा कूट सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी केवल 3। तो यहाँ पे जो सही है वो है बच्चों केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले उत्तेजक औषधि है का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है? ए चाय की पत्ती, बी कॉफ़ी की फली, सी काली फली एवं चाय की पत्ती या डी न तो कॉफ़ी की फली न चाय की पत्ती। तो बच्चों कैफीन होता है चाय में और कॉफ़ी में, यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। आयोडीन का स्रोत निम्नलिखित में से है। ए समुद्री घास, बी डेयरी उत्पाद विशेष रूप से दूध या सी समुद्री घास और सी फूड या उपरोक्त में से सभी। तो अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या हैं? विटामिन डी के आयोडीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाले अंग निम्न में से हैं। ए वृक्क, बी यकृत, सी अमाशय या डी अग्नाशय। तो हेपेटाइटिस बी
से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है बच्चों यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, काला अजार रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के परजीवी के कारण होता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कूट है केवल एक, बी में केवल दो, सी में एक और दो दोनों, डी में ना एक ना दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा सही होगा, तो बच्चों यहाँ पे जो सही होगा उसके बारे में अगर देखा जाए तो दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है किस प्रकार के जंतु होता है? किस प्रकार का जंतु होता है? ए, श्वेत रुधिराणुओं के अंत परजीवी, बी, लाल रुधिराणुओं का अंत परजीवी, सी, श्वेत रुधिराणुओं का यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी, या डी, लाल रुधिराणुओं का यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 का, तो वो लाल रुधिर कणिकाओं और यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ कौन सा बच्चों? 49। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 50। और 50 देखते हैं क्या है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के बारे में है। देखते हैं ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रोत निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया जाता है? ए, अग्नाशय द्वारा, बी, पित्त द्वारा, सी, आमाशय द्वारा, या डी, यकृत द्वारा। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव बच्चों अग्नाशय द्वारा होता है, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ए, पेप्सिन, बी, ट्रिप्सिन, सी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, या डी, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो बच्चों इसका अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो वो होगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 है मौलिक अधिकार सुमेलित कीजिए। किससे मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए हैं, आपातकाल जर्मनी से लिया है, कैबिनेट व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। तो ऑप्शन मिलाएंगे 2, 1, 4, 3। तो देखते हैं ए में 4, 3, 2, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4, 3। तो यहाँ पे आपका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। उच्च न्यायालय देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है। एकमात्र सक्षम न्यायालय जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को निपटाता है। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं एक बार फिर से। उच्च न्यायालय है और तो देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय, बी देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र को एक भाग, सी एकमात्र सक्षम न्यायालय जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सुनवाई करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 53 में देखते हैं बच्चों। 53 हमारा कहता है आप देश के एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है। बाकी ये सारी जो बातें की गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं और 54 समझते हैं बच्चों। 54 क्या कह रहा है? राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए संसद द्वारा, बी नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, या डी नीति आयोग द्वारा।
तो राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों के बारे में जो सिफारिश करता है वो बच्चों कौन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक आयोग गठित करता है जिसका हम कहते हैं वित्त आयोग, जो सिफारिश करता है राष्ट्रपति को बताता है, ठीक है। और इसी आधार पर वित्त आयोग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। संविधान के प्राप्त भाषाओं में अनुसूची 8 में सूचीबद्ध हैं, इसके अंतर्गत मैथिली बूडो कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए 1992, बी 1967, सी 2004 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में 2004 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। सर्वोच्च न्यायालय के प्राप्त हैं, क्या हैं? केवल मौलिक न्यायाधिकार, बी केवल परामर्शी न्यायाधिकार या केवल अपीलीय न्यायाधिकार या उपरोक्त में से सभी। तो सर्वोच्च न्यायालय को उपरोक्त सभी अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। किस पर बच्चों? 57 पर। और देखते हैं 57 में क्या है। 57 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भुगतान किया जाता है भारत की संचित निधि से, संसद द्वारा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो उच्चतम न्यायालय के वेतन भारत के संचित निधि में वर्णन है। किसमें है बच्चों? भारत की संचित निधि में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मंत्रिमंडल के विश्वास खो देने पर को इस्तीफा देना होता है, और देखते हैं कौन सा सही होगा। देखते हैं बच्चों, मंत्रिमंडल निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है? ए राष्ट्रपति का, बी प्रधानमंत्री का, सी लोकसभा का या डी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। तो बच्चों, मंत्रिमंडल का लोकसभा से विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है, यानी जो ऑप्शन होगा हमारा वो कौन सा सही होगा? अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। भारत में संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन वितरण पर विशेष उपबंध है? तो बच्चों देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पहले ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका क्या दिया गया है इसके बारे में देखें तो इसके बारे में तीसरी है, बी में 5वीं है, सी में 7वीं है और डी में 9वीं है। तो बच्चों ये सूची जो है वो आपकी 5वीं अनुसूची है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 48वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो हटा दिया गया है संविधान संशोधन है 44वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 166 या डी अनुच्छेद 167। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन बच्चों आर्टिकल 167 में बताया गया है। किस में बताया गया बच्चों? 167 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। भारत के राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा या डी राज्यपाल द्वारा। तो वो किए जाते हैं बच्चों भारत के चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित
का अधिकार की पुष्टि की है? ए 24वें संविधान संशोधन, बी 39वें संविधान संशोधन, या सी 42वें संविधान संशोधन, या डी 44वें संविधान संशोधन। तो लोकसभा के बारे में जो बात कही गई है उसके बारे में अगर हम बात करें कि संविधान में किसी भाग को संशोधित करने का अधिकार की पुष्टि है, वो है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। संविधान का कौन सा भाग क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं और 64 समझते हैं। संविधान में कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का निर्देश देता है? ए प्रस्तावना, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी भाग 3, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये भाग देता है, अगर इसकी हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का निर्देश के बारे में, तो ये है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना से संबंध में कौन सा कथन सही है? एक ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। दो इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाना है। परियोजनाओं का कुल लागत 50% राज्य वहन करेगा, जबकि शेष 50% का योगदान इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। 3 संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। 4 किसानों को उनके खातों में उपज को बढ़ाने से संबंधित है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो बच्चों यहाँ पे ए में केवल 2 और 3 है, बी में 1 और 2 है, सी में केवल 3 है, डी में केवल 4 है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और उसे समझते हैं। 66 उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6,15,018 करोड़ रुपए है। बजट के संबंध में निम्न कथनों का सही है। 1 यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 26 मई 2022 को संसदीय कार्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.6% अनुमानित है। बजट में 39,181 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। तो बच्चों ये जो बातें कही गई हैं ये बजट 2022-23 के बारे में है। ऑप्शन ए में 1 और 3 है, बी में 2 और 4 है, सी में 1, 2, 3, 4 है और डी में सभी हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखते हैं 67 क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म होने पर माता व बेटी को कितनी धनराशि का प्रावधान है? ए 21,000 का, बी 25,000 21,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का, सी बी 25,000 से बेटी को 2100 माता को 2100 रुपये, बेटी को 25,000, बी माता को 25,000 बेटी को 2100, सी बेटी को 50,000 और माता को 5100 रुपये, या डी बेटी को 5100 रुपये और माता को 50,000 रुपये। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बेटी को 50,000 रुपये और माता को 5100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 68 पर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। 2 भारत की सहकारिता माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन विश्व का निर्माण विषय के तहत सहकारिता दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। देखते हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न 1 न 2। तो इसका बच्चों आंसर होगा ऑप्शन सी।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर और उसे समझते हैं 69 को। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य है। 2, इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय आवास और शहरी के मंत्रालय हैं। 3, केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में 100% तथा अन्य राज्यों में 50-50% है। नेक्स्ट, 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% FHTCS सफलतापूर्वक प्रदान करके गोवा देश का पहला हर घर जल योजना में कीर्तिमान स्थापित किया है। तो बच्चों यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये 2, 3 गलत हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन 1 और 4 सही हैं। ठीक है बच्चों, कौन से ऑप्शन 1 और 4 सही हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? 2019 के अंतर्गत, और पर्वतीय क्षेत्रों के जो राज्य हैं उनमें 90 और 10 का है, जबकि इन राज्यों में 50-50 का है। ठीक है, 90 और 10। और अगर हम ये नोडल एजेंसी के बारे में बात करें तो इसकी जल आपूर्ति प्रणाली करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं 70 हमारा 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत है? ए 3.6, बी 3.9, सी 4.2 या डी 4.9। तो बच्चों यहाँ पर अनुमान है 3.9%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 और देखते हैं क्या है। देश के राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, सी पीसी महालनोबिस या डी मुरारजी दादाभाई नेरोजी। तो किसने किया था बच्चों? दादाभाई नेरोजी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। देखते हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रण किया जाता है 1 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के द्वारा, 2 सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा, 3 सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा, 4 बैंक दर में वृद्धि के द्वारा। और कूट देखते हैं कौन से सही हैं। अगर हम इनकी बात करें कौन से कूट सही हैं, तो बच्चों इसके लिए कूट हमारा 3 क्या है? गलत है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं की जाती है, यानी 1 और 2, 4 सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 73। जब कोई देश अपनी मुद्रा अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? आयात सस्ते, निर्यात महंगे? नहीं, आयात महंगे, निर्यात सस्ते। ये बात बिल्कुल सही है। आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। किस पर बच्चों? 74 पर और देखते हैं 74। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ए जैविक उपज वाली किस्म की खेती, बी जैविक खेती, सी ग्लास हाउस में पौधे लगाना या डी स्फिटिंग कृषि। तो ये क्या है बच्चों? जैविक खेती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो देखते हैं हम लोग। ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी विश्व आर्थिक मंच, डी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट शुरू की गई थी, तो ये जो है बच्चों ये शुरू की गई थी आपकी किस में? ये की गई थी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर और देखते हैं क्या है। जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? ए तीसरी, बी 5वीं, सी 7वीं या डी 9वीं।
तो नाबार्ड द्वारा, नीति आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली ये रैंकिंग, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है, तो बच्चों वो है 7वीं रैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर और देखते हैं 77। अगर हम यहाँ पे स्थापना दिवस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आप अब समझिएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ है नाबार्ड की अगर हम बात करें 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चों। सिडबी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बच्चों सिडबी हमारा किया गया था 1990 में। और यदि हम सेबी की स्थापना की बात करें तो सेबी हमारा स्थापित किया गया था बच्चों 1992 में। और यदि हम IRDA की बात करें तो वो 1999 में। यानी ऑप्शन बनता है 4 3 2 1 और 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में है 2 3 4, बी में है 2 1 4 3, सी में है 4 3 2 1 और डी में है 4 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर है 78 और समझते हैं 78 को। अप्रैल 2022 में किस राज्य के कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो किसने दी है बच्चों? महाराष्ट्र द्वारा जीन बैंक के कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। 79 पर देखते हैं हम लोग। 79 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? ए 117.3 मिलियन, बी 125.4 मिलियन, सी 224.3 मिलियन या डी 231.4 मिलियन। तो अगर हम बात करें तो कितनी हो गई है? 224.3 मिलियन रह गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। स्विट्जरलैंड जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजीव गौबा, ऑप्शन सी रधीर रंजन चौधरी या ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। तो किसने किया बच्चों? भूपेंद्र यादव द्वारा सम्मेलन संबोधित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर और देखते हैं क्या है। देखिए, विभिन्न पदों में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाओं के संबंध में कौन से कथन सुमेलित नहीं हैं? ए शांति श्री पंडिता JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है? अगर हम इनमें से बात करें तो कौन से कथन आपके सही हैं, ये आपको छांटना है। तो बच्चों इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं ये बताना है। तो बात करते हैं शांति श्री पंडित JNU की पहली महिला चांसलर, ये बात बिल्कुल सही है। धृति बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, ये बात गलत है। निमोबेन आचार्य उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी बात गलत है। जगजीत पवाड़िया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, तो ये सारी बातें गलत हैं। यदि हम बात करें धृति बनर्जी क्या बनी हैं? धृति बनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। निमोवा आचार्य गुजरात विधानसभा की कौन हैं? गुजरात विधानसभा की बनाई गई हैं पहली महिला अध्यक्ष। और जगजीत पवाड़िया की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स में पहली भारतीय महिला, यानी ऑप्शन बी सी डी ये तीनों गलत हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 21 जुलाई 2022 की अधिसूचना जिसके द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों का गठन किया है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल उसमें शामिल नहीं है। तो बच्चों इसमें बात की गई है किस स्थल शामिल नहीं है, तो वो अदालत कहाँ पर बनाई गई है, तो वो बच्चों है आपकी मेरठ में, गौतम बुद्ध नगर में, आगरा में और गाज़ियाबाद में। तो बच्चों यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं आपका कहाँ पर है, गाज़ियाबाद नहीं है। वो कहाँ पर बनाया गया है, चौथा वो है आपका बच्चों लखनऊ में बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर और देखते हैं 83 का क्या है हमारा। क्या है, उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर रहे हैं। इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक खंडों के केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। 2, मुख्यमंत्री सीधी निगरानी वाले इस कार्यक्रम की नियुक्ति होने वाले युवाओं रिसर्च को पारिश्रमिक के तहत 30,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। 3, इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार की नीति निर्माण, प्रबंधन, परियोजना और निगरानी कार्यों से जोड़ना। डी, योजना के लिए आवेदनकर्ता की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो बच्चों उपयुक्त में से अगर हम बात करें तो आपका पहला कथन छोड़ के सभी कथन क्या हैं, सही होंगे। ठीक है, पहला कथन चयनित युवाओं को प्रदेश सभी आकांक्षी खंडों चुनाव में नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1, 2, 4, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में निगरानी रिपोर्ट में राज्य की सबसे दूषित नदी कौन सी है। ए, गोमती नदी, बी, यमुना नदी, सी, काली नदी या डी, सरयू नदी। तो सबसे प्रदूषित नदी जो है बच्चों वो है आपकी काली नदी। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 85 पर। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए 1500 रुपये, बी 2000 रुपये, सी 2500 रुपये या डी 3000 रुपये। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका आंसर होगा वो होगा 2500 रुपये। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। ए, जुलाई 2020 में, बी, अगस्त 2020 में, सी, सितंबर 2020 में या डी, अक्टूबर 2020 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी बच्चों। तो वो मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी इसके बारे में अगर बात करें तो वो अक्टूबर 2020 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत राज्य सरकार वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा कितना लक्ष्य रखा गया है। ए 66 साल, बी 67 साल, डी 68 साल या डी 69 साल। तो कितना रखा गया है बच्चों, 69 साल रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर और देखते हैं 88 क्या है। 88 कह रहा है आपका भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रदेश राज्य में कहाँ रिवर रेंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ए, ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर, बी, संगम प्रयाग, सी, गंगा घाट वाराणसी या डी, गऊ घाट लखनऊ। तो ये किया गया है ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर और उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है।
उज्बेकिस्तान में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन 2022 के में भारत के किस शहर में एससीओ की ओर से 22-23 पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी वाराणसी या डी मुंबई। तो वो घोषित की गई है वाराणसी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन सी बी प्रयागराज, डी नोएडा और डी लखनऊ। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो बच्चों वो है आपका नोएडा शहर में। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 91। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट पहुंचकर कितना हो गया है? ए 5%, बी 5.1% या सी 5.5% या डी 5.9%। तो बच्चों ये हो गया है आपकी मुद्रास्फीति की दर 5.9%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 और 92 देखते हैं। खास श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? उसको समझते हैं कौन सा क्रम सही है। तो ए में घास है, घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डे को चूहा ने, चूहे को सांप ने, सांप को बाज ने। घास, घास को बाज, बाज को टिड्डा, ये गलत है। चूहा, घास, टिड्डा, ये भी गलत है। बाज, चूहा, घास, सांप, टिड्डा, ये भी गलत है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए भैया विचार, क्या क्या कथन हैं हमारे, और फिर उससे संबंधित क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा हमेशा क्षय होती है। खास श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% बायोमास की हानि होती है। पारितंत्रीय अनुक्रम की प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप जंतु प्रजातियों के समुदाय समय समय साथ साथ अलग अलग की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। पारितंत्रीय निकेत में वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं शामिल होती हैं जो कि प्राकृतिक बास में रहने वाली जरूरी होती हैं। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन सही नहीं हैं, तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें, विचार कीजिए और क्या कहना है कौन से गलत हैं। ये गलत ढूंढना है। तो गलत के बारे में बात करें तो बायोमास हानि होती है। दूसरा कथन जो है तो इसमें बायोमास की हानि 10% नहीं 90% की होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर होगा वो सही होगा, यानी केवल बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर और देखते हैं 94 में क्या है। कचरा पदार्थ वियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिक निर्मुक्त होंगे? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी फास्फोरस या डी उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों यहाँ पे कचरा से संबंधित क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कचरे से रिलेटेड तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा सभी बिल्कुल सही होंगे, सभी निर्मुक्त होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही नहीं है। एक, अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां पर्यावरण प्रभाव आकलन नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया गया था। बी, पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1972
पर्यावरण वन मंत्रालय वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित की गई है। 3 भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा रूप सामर्थ्य प्राप्त है। या डी पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना मौजूदा 2006 अधिसूचना का स्थान लेगा। तो इसमें कौन सा गलत है बच्चों? बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये अधिसूचना हमने कब अपनाई थी? तो ये अधिसूचना हमने बच्चों 1994 में जारी की गई थी। कब की गई थी? 1994 में। नेक्स्ट, तो बच्चों हमारा पॉइंट 95 का बी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 क्या कहता है, जरा इसे समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? A.G. टेंसले, बी ग्रीगर मेंडेल, सी अर्नेस्ट हैकल या डी हरविंद गोविंद खुराना। तो बच्चों पहली बार ये शब्द जिसके द्वारा दिया गया था वो थे A.G. टेंसले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर और देखते हैं 95 में क्या बातें कही गई हैं। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन FAO के तत्वाधान में 2020 में सियोल में किया गया था। इसकी थीम थी एक हरित स्वास्थ्य और लचीले भविष्य का निर्माण। इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। एक चलते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी सभी सही हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे बच्चों सभी कथन पूर्णतः सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर और देखते हैं 98 क्या कह रहा है। वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व सबसे अधिक 97% वनावरण है। सही बात है। 2019 के आकलन की तुलना में देश में वन क्षेत्र 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सी मैंग्रोव क्षेत्र की वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। डी वनावरण में सबसे अधिक कमी मणिपुर में दर्ज की गई है। ये बात ही गलत है, क्योंकि वनावरण में सबसे कमी अगर हम बात करें तो वो की गई है आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। देखते हैं 99। ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की कमी आती है, क्योंकि देखते हैं क्या है। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिकता होती है, यहाँ बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकता, जिससे समुद्र में मिलने पर मीठे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है। तो ये बात अगर हम ध्रुवों के लिए देखें तो केवल एक कथन सही है या 2 कथन सही हैं या 1 और 2 दोनों सही हैं या ना 1 ना 2। तो बच्चों इसके लिए केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सियरा नेवादा USA, नंबर 2 ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप, नंबर 3 सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, नंबर 4 एनाकोंडा रेंज USA। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी 1 और 2 3, सी केवल 4 और डी 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका केवल 4। कौन सा बच्चों? केवल 4 ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 और समझते हैं उसे। बोथोनिया की खाड़ी किन के मध्य स्थित है? स्वीडन और फिनलैंड, बी स्वीडन और डेनमार्क, सी नॉर्वे और डेनमार्क या डी फिनलैंड और एस्टोनिया। तो बोथोनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य है? तो वो है आपका स्वीडन और फिनलैंड के। नेक्स्ट चलते हैं 102 और उसे देखते हैं 102 को। विक्टोरिया झील किन 2 देशों की सीमा बनाती है? ए युगांडा, बी तंजानिया, सी केन्या या डी रवांडा। तो बच्चों ऑप्शन में 1 और 2 यानी युगांडा और तंजानिया की, ऑप्शन बी में दिया गया है आपकी 1 2 3 यानी कौन कौन से हो गए आपके? युगांडा, तंजानिया और केन्या। तो
तो सी में दिया है 2 3 4, डी में है 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर और उसे समझते हैं। 103 को समझने के लिए पेपर का साइज छोटा करना पड़ेगा। देखते हैं, सागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए नंबर पृथ्वी का परिक्रमण, वायुमंडलीय दाब, बाष्पीकरण, सूर्य तप या महासागरीय लवणता। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होगा। तो बच्चों यदि हम ऑप्शन की बात करें कौन सा सही होगा उसमें, तो यहाँ पर आपके सारी बातें सागरीय लवणता को प्रभावित करती हैं, यानी डी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से स्थल रुद्ध देश है। ए कांगो, बी बुर्किना फासो, सी इथोपिया या डी लाइबेरिया। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो है 106 का बुर्किना फासो स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश वो होता है जो चारों ओर से किससे घिरे, चारों ओर से भूमि से घिरा हो। किससे घिरा हो, भूमि से घिरा हो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 107 और उसे समझते हैं। 107 पर जनजातियों के बारे में बात की गई है और उसके बारे में बताया गया है। तो माया जो जनजाति है बच्चों वो है ग्वेटामाला में, यूपीक जो जनजाति है बच्चों वो है आपकी पश्चिमी अलास्का में, चुक्ची जो जनजाति है वो है साइबेरिया में, बोअर आपकी दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन बनता है 3, ऑप्शन बनता है 2, ऑप्शन बनता है 4 और 1। 3 2 4 1। ऑप्शन देखते हैं 4 3 1 2, 3 4 2 1, 4 3 2 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। देखते हैं 108, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। 1 यूरेनियम डेटिंग पद्धति, 2 कार्बन डेटिंग पद्धति, कूट में ए कौन सा सही है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपके केवल एक बात सही है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग आयु निर्धारण में नहीं किया जाता है पृथ्वी की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 109 पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा के अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है। हरदोई, बांसगांव, बलालगंज, कन्नौज, मिश्रिक, जालौन, बहराइच, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बाराबंकी। डी सी लालगंज, हरदोई, इटावा, उन्नाव, रॉबर्ट्सगंज या डी बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर और जालौन। अनुसूचित जाति से संबंधित सुरक्षित सीटों में बात करें तो हमारे बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर और जालौन की सीट इसी से अंतर्गत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 2011 में उत्तर प्रदेश में जिलों की साक्षरता, लिंगांतर, जेंडर गैप इन लिटरेसी की सर्वाधिक दर महाराजगंज में थी तथा सबसे कम कानपुर में है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में नीचे और दूसरे स्थान पर है। 2 उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात 916 जबकि 2001 में 902 था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10वां। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की न्यूनतम दशकीय वृद्धि शीर्ष 3 जिलों में कानपुर, नगर, हमीरपुर और बागपत हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। देखते हैं कौन सा सही नहीं है। मंकी पॉक्स की जांच के लिए अगस्त 2022 में पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट चेन्नई में पेश किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में इस किट का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। किट देश का स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। या डी उपरोक्त में से सभी बातें गलत हैं।
तो बच्चों यहाँ पर सारी की सारी बातें क्या हैं, गलत हैं। अगर हम यहाँ पे सही बातें देखें तो स्वदेशी किट का निर्माण ट्रांस एशिया बायोमेडिकल की तरफ से किया गया है। किसकी तरफ से? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। ठीक है। इसके बाद बात करें, वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इसका उद्घाटन किया था। किसने? अजय कुमार सूद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। देखते हैं, यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बेरी गाजा कहा था? तो ऑप्शन ए सोपारा, बी बारबेरिकम, सी कल्याण या डी भड़ोज। तो किसे कहा था बच्चों? भड़ोज को कहा था। ऑप्शन नंबर 113, निम्नलिखित में से पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी यास्क, ऑप्शन सी लगत्य मुनि या ऑप्शन डी पिंगल मुनि। तो कौन थे बच्चों? वो थे आपके यास्क थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में समझते हैं क्या है। बौद्ध संघ कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका एवं गणराज्यों की कार्य प्रणाली एक जैसी थी। 2. संघ की सभा का प्रस्ताव अनुसावन कहते थे। अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था। इसकी बैठक न्यूनतम उपस्थिति कोरम सदस्य 30 सदस्य होना जरूरी है। ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर हम बात करें कौन सी कूट सही हैं, तो केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2 3, केवल 2 3 4। तो इसमें से जो कूट सही हैं वो बच्चों आपके हैं केवल 1 और 3, 1 और 3, बाकी ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। हड़प्पा किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है? ए बालाकोट, बी कांगेडोर, सी लोथल या डी डाबरकोट। तो बच्चों ये हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है? तो वो है आपका सुतकांगेडोर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर और देखते हैं 116 क्या कह रहा है। मध्य पाषाणकालीन कैल्सेडोनी औजारों की प्राप्ति स्थल संबंध पर विचार करना है और देखना है कहाँ पर कौन सा औजार मिला है। ठीक है बच्चों, बागौर, सरायनहार, ठीक है, चैपनी मांडो या महादया। तो बच्चों इन चारों स्थलों पर भी क्या मिला है? चैल्सीडोनी हथियार मिले हैं, यानी उपयुक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर और देखते हैं 117 क्या कह रहा है और समझते हैं 117 को। व्यावसायिक दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? तो बच्चों यहाँ पर है आपका इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी जलालुद्दीन फिरोज तुगलक लो खिलजी या डी सिकंदर लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मराठी भाषा के निम्नलिखित में से किस में शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है? ए बुरुंजिया, बी सकावली या सी खयात या डी बखर। तो किससे कहा गया है बच्चों? तो ये कहा गया है इतिहास बखर द्वारा वर्णित है। नेक्स्ट चलते हैं 119। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ निम्नलिखित में से थीं। तो देखना है विजयनगर की राजधानियाँ। ए आपकी है विजयनगर की राजधानी अन्नेगोंडी, बेगूगोंडा, चंद्रगिरी, विजयनगर। बी अनगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी। सी बेनीगोंडी, चंद्रगिरी, बेनुगुंडा, विजयनगर या डी अनिगोंडी, बेनुगुंडा या विजयनगर और चंद्रगिरी। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन होगा क्या? वो ऑप्शन होगा आपका अनिगोंडी, विजयनगर, बेनुगुंडा और चंद्रगिरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1120 और देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1202 से 03 कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 1197, 98 में उसने बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर को बताना है।
तो बच्चों इनमें से जो भी बातें की जा रही हैं वो पूर्णतः गलत हैं। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, एक न दो, तो यानी डी ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे तुर्की साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और तुर्किस्तान के निवासी थे। 97-98 में बदायूं और कन्नौज पर अधिकार किया था। ठीक है, बदायूं और कन्नौज पर किया था इस टाइम पे। ठीक है, 1202 और 3 में क्या किया था, ये जो कर किया था ये किया था 1197-98 में। ठीक है, और ये किया था 1202 और 03 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया था? ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर या डी जौनपुर। तो निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया था बच्चों? लाहौर में करवाया था। किस में? लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 122 पर। दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन से मुगलकालीन मीर समा पुरोगामी था? ए वकील दर, बी काजी उल कुजात, सी नायब मुमालिकत, और डी दीवाने बखूफ। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा, अगर हम बात करें, वकील दर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। किस पर बच्चों? 123 पर देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत अब अनुग्रह के लिए अपने घुटने पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू या डी महात्मा गांधी। तो ये कहा गया था एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। रस्किन की किताब अनटू द लास्ट सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती में किस शीर्षक में किया था? ए सत्याग्रह, बी अहिंसा, सी सर्वोदय या डी सर्वधर्म संभाव। तो इसका अनुवाद गांधी जी ने गुजराती में सर्वोदय शीर्षक से किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 समझते हैं। सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मिशनरी द्वारा 1799 में की गई थी? ए पुर्तगाली, बी डच, सी डेनिश या डी फ्रांसीसी मिशनरी। तो बच्चों इसका आंसर होगा डेनिश मिशनरी द्वारा सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 126 पर और 126 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने जिमेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की? ए लाला हरदयाल, बी भूपेंद्र नाथ दत्त, सी बरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या डी उपरोक्त में से सभी। तो इसमें बच्चों उपरोक्त में से सभी होंगे जिन्होंने जिमेरमैन योजना की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा ले जाया करते थे जो एक प्रकार का था। ए मसालों की किस्म, बी बहुमूल्य रत्न, सी कपड़ा या डी नौसेना के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का जूता। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा एक विशेष प्रकार का कपड़ा था ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 और उसे समझते हैं 128। वे विद्वान समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे जिन्होंने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए एवं 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 37 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए। इन सभी विशेषताओं को किसके संबंध में सत्य हैं? ए आचार्य नरेंद्र देव के, बी अच्युत एस पटवर्धन के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के या सरोजिनी नायडू के। तो ये बातें आचार्य नरेंद्र देव से संबद्ध हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 और देखते हैं 129 क्या कह रहा है हम लोगों से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। वो क्या है अगला कथन
लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नाम का एक आंदोलन चलाया। किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका की भागीदारी की। निम्नलिखित कूट में से कौन सा कूट सही है? तो बच्चों केवल एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है, या सभी कूट सही हैं। तो बच्चों यदि हम बात करें अवध किसान सभा के बारे में, तो अवध किसान सभा को बाबा रामचंद्र के प्रयास से नहीं किया गया था, यानी केवल दो और तीन सही होंगे, एक सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 और देखते हैं 130 में क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में वर्ण कमीशन के प्रतिवेदन पर महालवाड़ी बंदोबस्त किया गया, जिसमें 20 वर्षों की लगान निर्धारण बढ़ी हुई दर पर कर दिया गया? ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी मध्य प्रांत, तो या डी उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो बच्चों इसके बारे में अगर हम बात करें तो है आपका डी उत्तर पश्चिमी प्रांत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 और देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सिंध प्रांत के प्रति आक्रामक नीति अपनाई? लॉर्ड एलन बरो ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट ने। तो सिंध प्रांत के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला जो गवर्नर वॉयसरॉय था वो था आपका लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, जिसका नाम है 132। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों ये कहा था लाला लाजपत राय द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से किस वॉयसरॉय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर आंवला अभियान चलाया गया है? ए लॉर्ड जॉन लॉरेंस, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, और डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो बच्चों इसका आंसर होगा लॉर्ड एलिगन। क्या होगा बच्चों? लॉर्ड एलिगन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 और देखते हैं क्या बोला है। किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी? ए डेनिस, अगला ऑप्शन क्या है जरा उसे समझते हैं। बी ऑप्शन डच, सी ऑप्शन फ्रांसीसी, या डी ऑप्शन पुर्तगाली। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, यानी डच द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं क्या है उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसने, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 और उसे समझते हैं। 135 क्या कह रहा है इसे जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को महात्माओं का मिलन कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एनी बेसेंट, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या डी सरोजनी नायडू। तो किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था? तो ये दिया गया था बच्चों सरोजनी नायडू द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम लोग 136 पर और देखते हैं 136। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध नहीं है? ए सोलापुर की घटनाएं, बी पेशावर की घटनाएं, या सी चटगांव की घटनाएं, या डी चिरला प्रला की घटनाएं। तो बच्चों इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा संबद्ध नहीं है? तो चटगांव की घटना इससे संबद्ध नहीं है क्योंकि ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं 137 पर और देखते हैं 137 में क्या है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में ए विभिन्न रजवाड़ों की राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है। 3, इसके पहले अधिवेशन विभिन्न रियासतों में 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 4, इस सम्मेलन का आयोजन प्रमुख भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई थी। तो बच्चों यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 137 की, तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं? तो इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है, ये भी बात सही है। इसके पहले अधिवेशन विभिन्न रियासतों में हैं, ये भी बात सही है। इस सम्मेलन का आयोजन मुख्य भूमिका
किसने निभाई थी? बलवंत राय मेहता ने। ये भी सही है। ऑप्शन में देखते हैं, ए में केवल 1 और 3, बी में 1 2 3, सी में 1 3 4 और डी में 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर और देखते हैं 138। फोर्ट लुई के निर्माण में, जो कि पौंडीचेरी के कारखाने में ही की गई थी, के निर्माता थे। ऑप्शन है हमारा क्या है? ए फ्रांसिस कैरो, बी कोलबर्ट, सी डुप्ले या डी फ्रांसिस मार्टिन। तो हमारे फोर्ट लुई का निर्माण जो कि पांडिचेरी में है, की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बंगाल व तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सकें, इसके लिए निम्न में किसने जॉर्ज वॉगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड ने या ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बरो ने। तो किसने भेजा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? ए सोलापुर, बी नागपुर, सी जमशेदपुर या डी मुंबई। तो पहली हड़ताल हुई थी बच्चों नागपुर में। ठीक है, पहली हड़ताल कहाँ पे हुई थी? 1918 के दशक में नागपुर में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं 141। वित्त आयोग एवं योजना आयोग परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए डी वसु ने, ऑप्शन बी भालचंद्र गोस्वामी ने, ऑप्शन सी एम.बी. माथुर ने या ऑप्शन डी आशुतोष पांडे ने। तो किसके द्वारा दिया गया था? एम.बी. माथुर के द्वारा दोनों के विलय के बारे में बात कही गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 142। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? ए विक्रम और गोमती, बी हेलेना और गगन, सी सक्षम और परम प्रवेगा या डी सूरत और उदयगिरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस में की गई थी, तो सूरत और उदयगिरी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 143। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बर्लिन। तो कहाँ पे किया गया था बच्चों? लंदन में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग भागीदारी समझौता यानी CECPA किया है? ए मिस्र, बी केन्या, सी मॉरिशस या डी सेशल्स। तो किसके द्वारा साथ किया है? मॉरिशस के द्वारा साथ। नेक्स्ट चलते हैं 145। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए वतन प्रेम योजना नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपके दरवाजे शिक्षा योजना तमिलनाडु, ऑप्शन सी बोलाओ एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा, नंबर डी प्रोजेक्ट सद्भावना, ऑप्शन असम। तो बच्चों यहाँ पर जो गलत होगा वो आपका कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वतन प्रेम योजना जो है वो नई दिल्ली द्वारा नहीं, ये शुरू की गई है गुजरात सरकार द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? गुजरात सरकार द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 146 पर। जून 2022 में PSLV C-53 प्रक्षेपण यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DSCEO सफलतापूर्वक प्रक्षेप पूरा किया गया है। इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रहों को भी छोड़ा गया है? तो देखते हैं कि इस देश किसको छोड़ा गया है 3 उपग्रह, किस देश के, उसे समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी में आपका है ब्रिटेन और ऑप्शन डी में सिंगापुर। तो वो देश है बच्चों सिंगापुर जिसके 3 उपग्रह इसके साथ छोड़े गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। राष्ट्रमंडल खेल 2022 निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ए नीतू घनघास ने, बी नवीन सिहाग ने, डी एल्डोस पॉल ने या डी आपका संकेत सरगर ने। तो किसने नहीं जीता है बच्चों? संकेत सरगर ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाले
बिंदिया रानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुराज पुजारी और अंचित सियोली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए कुश्ती, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस या डी बैट लिफ्टिंग। तो ये किससे हैं बच्चों? बैट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। वर्ष 2022 में प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फाल्गुनी साहा, बी रिकी केज, सी सोनक सेन या डी प्रसून जोशी। तो किसे दिया गया है? फाल्गुनी साहा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चलते हैं हम लोग 150 पर और देखते हैं 150 में क्या है। 150 में कुछ स्टेटमेंट हैं और उसके बाद पूछा गया है क्या सही है। मार्च 2022 में भारत महापंजीयन कार्यालय द्वारा 2017-19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी किया है। इसके आधार पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक, वर्ष 2017-19 की अवधि में भारत का मातृ मृत्यु दर MMR सुधर कर 103 हुआ है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना है कि भारत 2035 तक MMR 70 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 3, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड देश में सबसे ज़्यादा MMR हैं। केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत के सबसे कम MMR वाले शीर्ष राज्य हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से चौथा कथन जो बात की गई है सबसे कम MMR वाले हैं, ये सही है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बंगाल, हरियाणा के MMR ज़्यादा है, ये भी बात सही है। इसके बाद 19 की अवधि में भारत की मातृ मृत्यु दर 103 है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 2035 इस दर को 70 से भी कम करने की बात की गई है, ये कथन गलत है। यानी ऑप्शन नंबर देखें केवल 1 ए में है, बी केवल 2 है, सी 1, 2, 3 है, डी 1, 3, 4 है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका केवल 2 गलत है। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर GS वर्ल्ड संस्थान का बच्चों, जिसमें हमने सॉल्व किया था आज पेपर। शीघ्र ही हम अगले पेपर को लेके आएंगे। तब तक आप इस पेपर को हमारे YouTube चैनल पर लाइक करिए, देखिए, और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और अगर उसमें परेशानी हो रही है तो सीधे टेलीग्राम चैनल में जाकर ऑफिशियल एग्ज़ामोफोबिया नाम से सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।